विशाखा नक्षत्र को समझने का प्रयास करेंगे और इस नक्षत्र को समझने के लिए हम दो स्टोरी कहेंगे और ये दोनों ही स्टोरी कहानी इंद्र से रिलेटेड है। तो पहला कहानी है वो इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध के बारे में है। तो प्राचीन समय में जब देवता और राक्षस पृथ्वी पर विचरण करते थे, वृत्र नाम का एक भयानक राक्षस रहता था और वह कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने पृथ्वी के सारे पानी पर कब्जा कर लिया था और दुनिया को कभी ना खत्म होने वाले सूखे में डाल दिया था। नदियां सूख गई, फसलें सूख गए और भूमि वृत्र के अत्याचार से पीड़ित हो गई। स्वर्ग में बेजोड़ ताकत और महिमा वाले देवता इंद्र का राज्य था। देवताओं के राजा के रूप में पृथ्वी और उसके निवासियों की रक्षा करना उसका पवित्र कर्तव्य हुआ करता था। वृत्र के कारण होने वाली पीड़ा को देखते हुए इंद्र ने सूखे को समाप्त करने और बंदी बनाए गए जल को मुक्त करने की कसम खाई। इंद्र ने दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा के घर पर शक्तिशाली सोम का सेवन किया था। इस अमृत ने उन्हें अपार शक्ति और साहस प्रदान किया, जिससे वह ब्रह्मांड की ऊर्जा से भर गए थे। युद्ध की तैयारी में विश्वकर्मा ने एक ऐसा हथियार बनाया जो किसी अन्य के समान नहीं था और उस हथियार का नाम था वज्र। युद्ध का दिन आ गया और इंद्र और वृत्र के बीच जो संघर्ष था वो बहुत ही ज्यादा उग्र हो गया। पृथ्वी कांप उठी थी और आकाश की सांसें थमने लगी। युद्ध भयंकर और क्रूर था, जिसमें वृत्र ने इंद्र के प्रचंड हमले का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। युद्ध की गर्मी में वृत्र इंद्र के जबड़ों को तोड़ने में कामयाब रहा। तब एक भीषण युद्ध घोष के साथ जो आकाश में गूंज उठा, इंद्र ने शक्तिशाली वज्र को अपने सिर पे ऊपर उठाया और वह हथियार दैवीय ऊर्जा से जगमगा रहा था। इसकी शक्ति आशा की किरण की तरह चमक रही थी। एक विजयी जय घोष के साथ इंद्र ने भयानक वृत्र पर वज्र का पूरी ताकत झोंक दी। वज्र ने वृत्र पर एक गगनभेदी विस्फोट के साथ प्रहार किया। प्रकाश का एक शानदार विस्फोट जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र को रोशन कर दिया था। इस पृथ्वी को हिला देने वाले विस्फोट के साथ वृत्र का रूप भी बिखर गया और वृत्र का अंत हो गया। जैसे ही वृत्र गिरा, पानी पर उसकी पकड़ टूट गई और आकाश से जीवनदायी वर्षा होने लगी। सूखाग्रस्त भूमि पुनर्जीवन के आशीर्वाद से नहा उठा और दुनिया एक बार फिर से जीवंत हो उठी। तो इससे पहले कि हम कहानी पर आए, तो आपको आश्चर्य हो सकता है कि कहानी इंद्र की इतनी सकारात्मक कैसे हो सकती है, क्योंकि इंद्र की जहाँ तक कहानी हमने बचपन से जो सुनी है वो ज्यादातर नकारात्मक ही होती है। कि इंद्र किसी राजा को मार रहा है, किसी साधु के पीछे पड़े हुए हैं, इस तरह की कहानी हमने सुनी है। तो जो इंद्र है वो देवराज है, वो नेता या फिर राजा की शक्ति उनमें है। तो तो ऐसा आप देख सकते हो कि समय के साथ, जैसे हम मानते हैं कि कृष्ण की मृत्यु के बाद कलयुग स्टार्ट हो गया था, ऐसा मानते हैं लोग, तो राजा लोग और नेता लोग भ्रष्ट होने लगे। तो मेरा मानना यह है कि वो शक्ति दिखाने के लिए फिर कहानियां भी इंद्र की बदलने लगी। तो जिस समय जैसे राजा और नेता रहते हैं उस समय के हिसाब से वैसी उनकी कहानियां भी रही हैं। तो पुराणों में थोड़ी नकारात्मक कहानियां रही हैं। आप ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पूजा इंद्रदेव की करी जाती है। 4 में से 1 श्लोक इंद्रदेव के ऊपर ही। तो 25% ऋग्वेद इंद्रदेव की ही पूजा आप उसमें कर रहे हैं। तो उस समय पे इंद्रदेव को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता था, पर समय के साथ उनकी कहानियां भी समय को दर्शाने के लिए नेगेटिव होने लगी। अच्छा, विशाखा नक्षत्र बहुत ही अलग नक्षत्र है, क्योंकि इसमें 2 देवता रहते हैं, इंद्र भी और अग्नि भी।
तो अग्निदेव हमने देखा था कृतिका नक्षत्र में, उनको इंद्र के बाद सबसे ज्यादा पूजा अग्नि की करी जाती है। तो जो दो सबसे ज्यादा शक्तिशाली देवता हैं वो विशाखा नक्षत्र के हैं, तो बहुत ही नक्षत्र भी बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो इससे पहले जो नक्षत्र आया था स्वाति नक्षत्र, उसमें आप कुछ ढूंढ रहे थे, आप अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे कि मुझे क्या पसंद आता है। यहाँ आपने एक चीज चुन ली है कि ये मेरे लिए बेस्ट है, ये सर्वोत्तम है, और उस दिशा में अब आप जा रहे हैं पूरी जान लगा के। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे देखने को मिलती है। जब पहचान करने के बाद सबसे ज्यादा सुख मुझे यहाँ मिला, तो उसमें मैं पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरी अपनी पावर के साथ आगे बढ़ूंगा। तो एक तरीके से डिवोशन या भक्ति भी देखने को मिलती है। तो ये बृहस्पति गुरु का नक्षत्र होता है, जुपिटर का, तो वो डिवोशन का एस्पेक्ट भी यहाँ पर है। तो वो कुछ भी हो सकता है जीवन में, किसी के जीवन में वो चीज उन्होंने, हो सकता है पैसा चुना हो कि मुझे पैसे के पीछे जाना है, हो सकता है कि मुझे पावर के पीछे जाना है, पॉलिटिशियन बनना है, तो किसी का हो सकता है कि मुझे शादी करनी है, धन कमाना है। हाँ, कुछ लोग शरीर निर्माण में जाते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार रहता है। तो पर उसमें आप पूरी तरीके से जा रहे हो, और इसलिए इस नक्षत्र को राधा नक्षत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये भक्ति का नक्षत्र है, और उसी भक्ति से इसको इतनी शक्ति मिल रही है। तो क्योंकि इतनी शक्ति है, फिर दूसरों को भी काफी चीजें प्रदान कर सकते हैं, दूसरों के लिए लड़ भी सकते हैं। जैसे इस कहानी में इंद्र लड़ते हैं, जब धरती पे सारा जल का संकट आ जाता है तो इंद्र लड़ने जाते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। उनको कोई कष्ट नहीं, वो तो अलग अपने देवलोक में रह रहे थे, है ना। तो फिर इसका एक प्रतीक प्रवेश द्वार भी होता है, गेटवे जो कहते हैं। तो आप एक नई जगह पर नई एनर्जी में एंटर कर रहे हो इस नक्षत्र में जो आपने चुनी है। तो ये भी दर्शाता है। तो एक जब आप कोई भी नई चीज प्रारंभ करते हो तो एक बहुत उत्साह रहता है, और आप पूरा अपना प्रयास देते हो, 100% देते हो, उस तरह की एनर्जी यहाँ रहती है। और जो तपस्या करने की भी आप एक तरीके से तत्पर रहते हो, वो जो शक्ति है तपस्या वाली, वो अग्निदेव से आ रही है, इसलिए यहाँ अग्नि को भी माना गया। पर क्योंकि अभी शुरुआत है, आप सीख रहे हो उस चीज के बारे में, तो आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, आप खुद भी अनियंत्रित हो, तो बहुत ही एक अनियंत्रित ऊर्जा है। तो जो इनके हथियार वज्र से भी दिखाई गई है कि वो बिजली की तरह, बिजली की एनर्जी को यूज करता है वज्र, है ना। तो एनर्जी बहुत सारी है, पर वो अनियंत्रित है, किसी भी दिशा में जा सकती है, उसको थोड़ा भी छेड़ोगे तो, जिससे वो वृत्र को मार रहे हैं। तो ये पूरा एनर्जी है, बहुत ज्यादा उत्साह है, पर वो गलत दिशा में भी जा सकती है, तो विनाश भी पैदा कर सकती है। तो वो ग्रह पे डिपेंड करेगा कि किस तरह के ग्रह विशाखा नक्षत्र में है। और ये लोग बहुत ही केंद्रित ऊर्जा रहती है इनकी, बहुत ही फोकस्ड रहते हैं। तो जब आप तीर कमान चलाते हैं, तो जिस पोज में आप खड़े होते हो उसको भी विशाखा कहा जाता है। तो एक फोकस आपको चाहिए, और मेहनती भी रहते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और तो बिजली। हाँ। इस हम्म। कहानी में एक कैरेक्टर होता है वृत्र, हम्म। जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमता है। तो हम्म। इसका विशाखा नक्षत्र को समझने, मतलब व्हाट इज द हाँ। रिलेशन? तो ये जो पूरा नक्षत्र मेनली लिब्रा यानी कि तुला राशि में आता है। तो इसमें एक अर्थ आपका एंजॉय करने का भी है। तो उनको केवल शक्ति नहीं मिल रही, पर वो इस चीज को एंजॉय भी कर रहे हैं, इसलिए उस दिशा में जा रहे हैं। तो वृत्र क्या है, जल, जल जो है एंजॉयमेंट का प्रतीक है, तो उसको सोख लेता है। तो वो उसका ऑपोजिट एनर्जी दिखाया गया है इसमें। और फिर इंद्र सोम का पान करते हैं विश्वकर्मा के यहाँ, विच इज लाइक दैवीय एंजॉयमेंट, जो एक तरीके से दिखाया है, जिससे उनको शक्ति मिलती है। तो यहाँ लिब्रा तुला की एनर्जी दिखाई गई है कि एंजॉयमेंट भी है यहाँ पे। और इंद्र को भी ऋग्वेद में स्वयं प्रकाश लाने वाला, मतलब बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। जो अंधकार को दूर करते हैं, इंद्र प्रकाश को लेकर आते हैं, तो इस तरह के देवता इनको माने गए हैं।
और ललिता सहस्त्र नाम में भी देवी का नाम एक इंद्राग्नि होता है। तो देवी के शक्तिशाली रूप को भी इस नक्षत्र से आप जोड़ सकते हो। अच्छा, इससे पहले भी हमने एक गुरु का नक्षत्र देखा था, पुनर्वसु। और वो गुरु का बहुत ही सौम्य रूप था, जहाँ वो माता के रूप में लोगों की मदद कर रहे थे, अदिति माता, देव माता के रूप में। यहाँ आपको गुरु का थोड़ा क्रूर या फिर अलग तरीके का रफ रूप देखने को मिलता है, जो बहुत ही शक्तिशाली रूप है गुरु का। तो बृहस्पति को इतना कठोर नहीं मानते, पर बृहस्पति कठोर भी हो सकते हैं अगर जरूरत पड़े। तो यहाँ पे आपको बृहस्पति की कठोर शक्ति देखने को मिलती है पुनर्वसु के कंपेयर में, जहाँ वो बहुत नरम थे। फिर ये नॉर्मल से हटकर कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि इतनी शक्ति है तो कुछ कुछ नया सोचते हैं और कुछ इनोवेटिव करते हैं। और इनकी शक्ति को भी, विशाखा नक्षत्र की शक्ति को व्यापन शक्ति कहते हैं। यानी कि सक्सेस काफी मिलती है, काफी लक्ष्य जो भी आप चाहें वो आप हासिल कर पाते हैं इस नक्षत्र में, और दीर्घकालिक सफलता लेके आता है। और इनकी इच्छा भी ये होती है। और एक इच्छा ये मैंने देखी है कि इनको प्रसिद्ध होने की इच्छा रहती है, फेमस होना चाहते हैं ये लोग। तो ये एक विशाखा नक्षत्र में आप देखेंगे। तो राजा को तो प्रजा चाहिए ही ना, बिना लोगों के कैसे चलेगा राजा के काम। तो ये इच्छा इच्छा ही रहता है कि ये लोग डिस्टाइंड होते हैं कि इनको फेम मिलता ही है? वो आपको गुरु की अवस्था देखनी पड़ेगी, और जो वहाँ पे ग्रह है उसकी अवस्था पे। इच्छा तो है ही, पर पूरा करने वाला ग्रह रहेगा। Okay. और ये बाकी लोगों से थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ और बाकी लोग नहीं दे रहे। तो फिर ये थोड़ा गुस्से में भी चले जाते हैं। थोड़ा वर्कोहॉलिक टाइप भी हो सकते हैं, जो ओसीडी होता है ना, कि काम में ही पूरा फिर ये घुस जाते हैं। या फिर किसी भी चीज में बहुत ज्यादा जाने की इनकी प्रवृत्ति रह सकती है, व्यसन में जा सकते हैं, एडिक्शन में, या भौतिक इच्छा में, सेक्स वगैरह में भी जा सकते हैं बहुत ज्यादा। रिसर्च। हाँ, रिसर्च, कुछ भी। अगर पैसे में जा रहे हो तो पैसे में बिल्कुल चले गए, पावर में जा रहे हो तो पावर में बिल्कुल चले गए। तो वो दूसरी कहानी में देखने को मिलता है, दुर्वासा ऋषि की, वो सुनते हैं अब। ओके। तो दूसरा कहानी है इंद्र को जब दुर्वासा ऋषि का श्राप लगता है। तो एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को पारिजात पुष्पों की माला भेंट की थी, और यह माला इंद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इंद्र को हमेशा से ही अपने धन वैभव का अभिमान था, और इसी अभिमान को दिखाते हुए उन्होंने ऋषि दुर्वासा द्वारा भेंट की गई परिजात पुष्प की माला का तिरस्कार किया और उस माला को हाथी एरावत के गले पे पहना दिया। लेकिन हाथी एरावत ने उस माला को अपनी सूंड से उठाकर शत विशत कर दिया था। ऋषि दुर्वासा द्वारा दी गई आदर और प्रेम की इस भेंट की यह दुर्दशा देखकर वो अत्यंत क्रोधित हो गए, और अपने क्रोध में ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस धन समृद्धि के बल पर तुम्हें इतना अभिमान है, और जिस अभिमान में तुमने मेरे द्वारा दी गई भेंट का अनादर किया है, आज से तुम उस लक्ष्मी से विहीन हो जाओगे। और ऋषि दुर्वासा के श्राप से देवराज इंद्र, जो तीनों लोकों के अधिपति थे, वह श्रीहीन हो गए थे। हाँ, और तो ये स्टोरी यहीं इसमें पे खत्म होती है। हाँ, ये लोग काफी एरोगेंट, अभिमानी भी हो जाते हैं, क्योंकि इतनी शक्ति है। तो आप पे फोकस तो है, केंद्रित एनर्जी है, पर परिपक्वता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। तो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं और अहंकार में चले जाते हैं। तो ये वार्निंग है, ये ध्यान रखने की जरूरत के लिए कहानी बताई है। तो अब कुछ चार्ट देख लेते हैं, अगर कोई सवाल नहीं है। हाँ, चार्ट्स देखते हैं। हाँ, तो चार्ट्स मेरे पे कुछ चार्ट है जिनके लग्न में ही विशाखा नक्षत्र है। तो यहाँ पे इनके गुरु ग्रह खुद भी इन्वॉल्व है, तो बहुत आध्यात्म में इनका रुचि है। तो
अभी इनका आध्यात्मिक पथ शुरू ही हुआ है, पर मुझे चार्ट के हिसाब से लगता है कि बहुत ही प्रगति करने वाले हैं, तो उस दिशा में पूरी तरह से जाने वाले होते हैं। फिर दूसरा मेरे पे एक चार्ट है जिनका 10वें घर का स्वामी विशाखा नक्षत्र में है और 12वें घर में है। तो इन्होंने नेचुरली, आप बोल सकते हो 10वें घर का स्वामी 12वें में है तो आप विदेश में काम कर सकते हो, तो इन्होंने विदेश में काम किया, पर क्योंकि विशाखा नक्षत्र तो बहुत ही ऊंचे पद पर इन्होंने काम किया। ये एक बैंक में वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष, तो विशाखा नक्षत्र से लेके आता है। ऐसे ही एक और जन का भी 10वें घर का स्वामी है विशाखा में, तो ये कई सॉफ्टवेयर कंपनियों में हेड पोजीशन पर इन्होंने काम किया है, तो उस तरह की पदवी या फिर उस तरीके की सक्सेस ये नक्षत्र लेके आता है। फिर तीसरे भी हैं, वो कई स्टार्टअप्स वगैरह उन्होंने स्टार्ट करी हैं, तो सक्सेस आपको देखने को मिलती है अगर ग्रह स्ट्रांग है। एक बार ये क्लियर कीजिए, ये तीसरे वाले चार्ट का विशाखा नक्षत्र का कहाँ प्लेसमेंट है? हाँ, उनका भी 10वें घर का स्वामी, 10वें घर। तो ओके। तीनों का 10वें घर का स्वामी विशाखा में है और तीनों ही अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सक्सेस हासिल की है। फिर एक चार्ट है जिनका 7वें घर का स्वामी विशाखा में है, तो इनको सुख शादी में बहुत भरपूर आनंद है, तो काफी अच्छी शादी चल रही है, घर पे रहते हैं, अपना चिल चल रहा है। तो जहां पर भी है वहां अगर ग्रह अच्छा है तो बहुत ही ज्यादा आपको उस चीज में सक्सेस मिलेगी, ये बात है, तो एक ब्लेसिंग है। सवाल था नक्षत्र को लेके, कैसे पता चलेगा कि यह नक्षत्र किसी के चार्ट पे डोमिनेंट है? हाँ, तो मेनली जो आप सेल्फ फैक्टर्स बोलते हैं, जैसे कि लग्न हो गया, चंद्रमा हो गया या आत्मकारक हो गया, अगर इनमें विशाखा नक्षत्र है तो डोमिनेंट रहेंगे, या फिर दशा विशाखा नक्षत्र की चल रही है। ओके। और कोई सवाल? नहीं। हाँ, ठीक है, तो ये वीडियो समाप्त हुआ, फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे अनुराधा नक्षत्र, जो राधा के बाद आता है, अनुराधा। ओके। तो जिनके ग्रह शनि रहते हैं और जिनके देवता मित्र देवता रहते हैं, तो वो देखते हैं अगले वीडियो में।